नमस्कार साथियों, मैं प्रताप धोटे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल धोटे कोचिंग क्लासेस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आज क्या देखते हैं? ऊष्मागतिकी। क्या देखते हैं? ऊष्मागतिकी। क्या बोलते हैं इसको? थर्मो ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ऊष्मागतिकी होता क्या है? तो भौतिकी की वह शाखा मतलब फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में हम कार्य को ऊष्मा में किस तरीके से रूपांतरित किया जाता है या ऊर्जा के विभिन्न रूपों को ऊष्मा के रूप में किस तरीके से अध्ययन किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं घर का, अगर मीटर की बात करूं, मीटर पर भी क्या मिलता है? आपको रीडिंग मिलती है कि आपने कितनी बिजली खपत की है। ये भी एक पार्ट बनता है क्या का? ऊष्मागतिकी का, क्योंकि ये जो मीटर काम करता है, मीटर जो काम करता है वो भी कहीं ना कहीं हीट पर काम करता है। किस पर काम करता है? हीट के ऊपर काम करता है। तो ये भी ऊष्मागतिकी का एक पार्ट है। अगला, बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं ऊष्मागतिकी से संबंधित है। या फिर आप कहीं ना कहीं कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के दौरान अगर उस वस्तु की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो ये भी क्या है? ऊष्मागतिकी का ही एक पार्ट है। इसके बाद अगर बात करें रेफ्रिजरेटर, जिसको आप फ्रिज बोलते हो, फ्रिज की बात करें तो फ्रिज जो होता है ये भी ऊष्मागतिकी का ही एक पार्ट है। इसके अलावा बात करें विद्युत मोटर, तो वो भी आपके पास कहीं ना कहीं ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आती है। जनरेटर की बात करें तो ये भी एक प्रकार की एनर्जी को दूसरी प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस होती है। क्या आपके पास? मोटर हो गई, जनरेटर हो गई। ठीक, तो आप इंजन की भी बात करोगे, ऊष्मा इंजन, तो ऊष्मा इंजन भी कहाँ आता है आपके पास में? ऊष्मा इंजन आता है ऊष्मागतिकी के अंतर्गत। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी? ऊष्मागतिकी क्या है? तो सभी को समझ में आ गया। फिजिक्स की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा का अध्ययन किया जाता है या कार्य को किस तरीके से ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है आपके पास में? ऊष्मागतिकी। ये समझ में आ गया। अगर इसके नियमों की बात करें तो कुछ नियम दिए हैं। तो पहला नियम क्या होता है आपके पास में? शून्य नियम। क्या होता है? शून्य नियम। ठीक है, जीरो लॉ के नाम से जानते हैं इसको। थर्मोडायनेमिक्स जीरो लॉ क्या है आपके पास में? अगर कोई दो अलग अलग पिंड किसी तीसरे पिंड के साथ में, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास में दो बॉडी है, एक ए और एक बी, दो बॉडी है, किसी तीसरी बॉडी के साथ में, तीसरी बॉडी मान ली मैंने कौन सी? सी। तीसरी बॉडी ले ली मैंने, कौन सी ली? सी। अगर दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ में अलग अलग उसमें साम्य अवस्था में है, मतलब बोलने का तात्पर्य क्या है उसका कि ये इसके साथ में उसमें साम्य अवस्था में और ये इसके साथ में उसमें साम्य अवस्था में है। अगर कोई दो पिंड किसी तीसरे पिंड के साथ में अलग अलग उसमें साम्य अवस्था में हो तो ये आपस में भी कैसे होते हैं? उसमें साम्य अवस्था में होते हैं। ये क्या होता है आपके पास में? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, शून्यवान नियम। कौन सा नियम होता है? शून्यवान नियम। ठीक, तो जीरो लॉ समझ में आ गया। अब इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, मतलब अनुप्रयोग पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर में किया जाता है ना। जब भी अलग अलग कार्य को या किसी कार्य को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, किस रूप में? ऊष्मा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जब भी किसी कार्य को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो होता क्या है? उस वस्तु की आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जो किया गया कार्य है उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के क्या होता है? बराबर होता है। या फिर बोल सकते हैं आपके पास गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा है, आप उसको काय में ऊष्मा के रूप में बदलोगे तो आपके पास जो कार्य होगा
उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब आपने पढ़ा था कि डेल क्यू इक्वल कितना, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये पढ़ा हुआ है कि मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होंगी ना वो किसके बराबर होंगी, उसकी उष्मा और क्या आ जाएगा आपके पास, किए गए कार्य, ये उसकी आंतरिक ऊर्जा। यहाँ पर क्या आएगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। जो भी उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है उसकी जो उष्मा है और किया गया कार्य है उसके अंतर के क्या होगा, बराबर। क्योंकि पहले अच्छा बर्फ की इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, बर्फ की गुप्त उष्मा लेटेंट हीट 80 होती है, कितनी होती है 80, बर्फ की कितनी होती है 80। तो ये प्रथम नियम भी आपका क्लियर हो गया होगा, शून्य नियम भी क्लियर हो गया। इसके बाद में द्वितीय नियम की बात करते हैं। द्वितीय नियम इसलिए भी ज्यादा आईएमपी है, परीक्षा की दृष्टि से कम, वैसे बहुत ज्यादा आईएमपी कायम है अपने लाइफ में, इसका ज्यादा काम होता है द्वितीय नियम का, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीजें बनी हुई है। जैसे अपन ने अपकेंद्री के ऊपर क्या पढ़ा था, अपकेंद्री के ऊपर पढ़ा था कि आपके पास वॉशिंग मशीन बनी है अपकेंद्री के ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर द्वितीय नियम पर आपके पास कुछ चीजें बनी हैं, जैसे उष्मा इंजन, जो इंजन की बात करते हैं। दूसरा फ्रिज की बात करते हैं तो फ्रिज भी काय पर बना है, उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम पर बना है। इसके लिए दो वैज्ञानिक आए थे, पहला आया था केल्विन प्लांक। कौन आया था, केल्विन प्लांक। तो द्वितीय नियम का प्रतिपादन एक वैज्ञानिक ने दिया, दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया। पहले ने क्या बोला और दूसरे ने क्या बोला उसके बारे में बात करते हैं। पहले वैज्ञानिक थे केल्विन प्लांक, ठीक। अगर केल्विन प्लांक की दो स्थितियां देखें तो दो अलग अलग थी। पहली स्थिति क्या थी उसकी, असंभव, और दूसरी क्या थी, संभव। अगर ये दोनों आपको समझ में आ जाते तो कहीं ना कहीं आपको इंजन समझ में आने लग जाएगा। कल में चल के आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो वहां समझ में आएगा कि उस व्यक्ति ने क्या बोला था और क्या नहीं बोला था, ठीक। क्या बोला, असंभव और एक संभव, दो स्थितियां देखते पहले। एक असंभव है और एक संभव है। अगर दोनों को मिलाकर मैं हिंदी में लिख दूं तो पूरा नियम बन जाता आपके पास। क्या बोला उन्होंने, बोला ऐसी कोई भी मशीन बनाना संभव नहीं है जो जितना आपने कार्य किया, जितनी उष्मा दी, वो पूरा का पूरा कायम बदल जाए, कार्य में बदल जाए। मतलब असंभव बोला उन्होंने ऐसा कि आपके पास में सोर्स था, ठीक है। सोर्स बोले तो एक ऐसा एरिया, जैसे आपके पास सूर्य हो गया। सूर्य क्या है, अपार ऊर्जा का स्रोत है, वहां से कितनी भी ऊर्जा ली जा सकती है ना। ऐसे स्थान का क्या कहलाता है आपके पास, स्रोत या सोर्स। अब यहां से आपने Q1 उष्मा ली, कितनी ली, Q1 उष्मा ली, और आपने एक इंजन से पूरा का पूरा उसको कार्य में बदल दिया। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, आप इंजन देखो या मोटर भी देखो या पंखा देखो, ठीक है। कोई भी डिवाइस जब चालू की जाती है, सप्लाई ली है उसने, जैसे लाइट भी जल रहा है तो यहाँ सप्लाई तो ली उसने, पूरा लाइट अपने को नहीं मिल रहा है, उसमें से कुछ काय में चला जा रहा है, उसमें ऊर्जा के रूप में जा रहा है क्या, कुछ ना कुछ हानि हो रही है। क्योंकि वो गर्म होगा, लाइट गर्म होगा, गर्म होने के बाद उसको ठंडी चीजें टकराएंगी, और ठंडी चीजें टकराएंगी तो क्या होगा, वहां से कुछ उष्मा लेकर चली जाएंगी। मतलब जितनी आपने विद्युत दी पूरी क्या लाइट के रूप में आई, नहीं आई, कुछ ना कुछ भाग कहाँ चला गया, सिंक में चला गया, या बाह्य वातावरण में चला गया, या निम्न ताप वाले स्थान पर चला गया। मतलब ये असंभव है। तो संभव क्या है, तो बोले आप जितना भी सोर्स से लोगे उसमें से आपने हीट इंजन लगाया, यहाँ पर भी क्या लगाया, हीट इंजन, उष्मा इंजन बोलते हैं इसको, पूरा कार्य में बदला क्या, नहीं। क्या होगा, आपने यहाँ से Q1 दिया है, यहाँ पर क्या होगा, कुछ न कुछ उष्मा कहाँ चली जाएंगी, सिंक में चली जाएंगी। ये सिंक का क्या होता है आपके पास में, सिंक क्या होता है, सिंक होता है निम्न ताप वाला स्थान। क्या होता है, निम्न ताप वाला स्थान। जैसे मैंने बताया था कि उष्मा हमेशा कहाँ से चलती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। उदाहरण के लिए जब भुट्टे को भूंजते हैं तो क्या करते हैं, एक भाग भुट्टे के अंदर लगाते हैं और उसको चूल्हे में लगा देते हैं,
लगाते हैं। तो भुट्टा जिधर से गर्म होता है वहां तापमान कैसा होता है? अधिक। जब वो तापमान जो सरोता हमने दूसरा पार्ट पकड़ के रखा हुआ है, तापमान धीरे धीरे इधर आता है क्या? आता है। और ये वाला भाग भी क्या होता है? गर्म होना चालू होता है। मतलब जो ताप होता है वो क्या होता है? हाई से कहां जाती है? लो की ओर तब तक जाता है जब तक कि दोनों का एरिया कैसा नहीं हो जाए या तापमान कैसा हो जाए? समान न हो जाए। आ रहा समझ में? यहां पर भी इस नियम में भी वही हुआ, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते तो क्या होता? यहां से तापमान निकल के यहां जाता, जैसे ये हाई टेम्परेचर पे होता और ये लो पर होता तो क्या होता? यहां से तापमान निकल कर यहां पर जाता और तब तक जाता जब तक कि दोनों का तापमान कैसे नहीं हो जाता? समान नहीं हो जाता। तो यहां पर देखते हैं संभव स्थिति क्या बोलते हैं इसमें कि यहां से Q1 निकली, मतलब मेरे पास में यहां 10 रुपए थे। कितने थे? यहां पर मैंने 8 रुपए का काम किया तो कितने चले गए इधर? 2 रुपए। मतलब W का मान किसके बराबर होगा भाई? W का मान किसके बराबर होगा? तो W इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में? Q1 माइनस Q2। समझ में आया ना? यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा था, कुछ कार्य में बदल गया और कुछ कहाँ चला गया? सिंक में चला गया। संभव स्थिति, असंभव स्थिति, समझ में आई? मतलब अब मैं हिंदी में बोलूं, इसको पूरा पूरा नियम बोलूं तो क्या हो जाएगा? केल्विन प्लैंक कहते थे कि ऐसी कोई भी मशीन बनाना संभव नहीं है जो सोर्स से या उष्मा स्रोत से उष्मा को लेकर पूर्णतः उसको कार्य में बदल सके। आया समझ में? चीजें समझ में आई ना? चलो अब देखते हैं। तो इस पर उष्मा इंजन का काम हो गया आपके पास में। अब देखते हैं क्या? किसका? क्लाउसियस का कथन। किसका देखते हैं? क्लाउसियस का कथन। तो दूसरे वैज्ञानिक आए थे आपके पास, कौन? क्लाउसियस। क्लाउसियस, ठीक है। क्लाउसियस का कथन क्या था? इसकी भी दो स्थितियां थी, एक संभव और एक असंभव। मतलब उनने क्या बोला? बिना किसी बाह्य मदद के, बिना किसी बाह्य मदद के आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर कोई भी ताप या उष्मा को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ये ऐसा किसने बोला? क्लाउसियस ने। मतलब इनका असंभव स्थिति क्या हो जाएंगे आपके पास में? एक संभव और एक क्या हो जाएंगे आपके पास? असंभव। तो संभव क्या है? सॉरी, पहले क्या है? असंभव। असंभव मतलब क्या है आपके पास में? ये आपके पास में क्या है? एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज जिसको बोलते हैं, ठीक। यहां पर सिंक है, यहां से तापमान आपको निकालना है Q1, और यहां पर रेफ्रिजरेटर ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। और यहां पर जाएंगे आपके पास क्या? Q2। ये हो जाएगा आपके पास कितना? सोर्स, ठीक। अब बोला क्या है? असंभव क्यों है? आप बताओ कि फ्रिज को अगर ऐसा का ऐसा रखा जाए तो क्या उसकी वस्तुएं ठंडी हो जाती है क्या? फ्रिज में क्यों होती है क्या? उसके लिए क्या करना पड़ता है? बटन चालू करना पड़ता है। मतलब आप वाली स्थिति बोल रहे हैं असंभव कि बिना किसी बाह्य मदद, कोई बाहर की मदद ली क्या? अभी अपन ने एक फ्रिज बना दिया, यहाँ सिंक है और यहाँ सोर्स है, तो यहाँ से तापमान यहाँ जा सकता है क्या? कभी भी नहीं जा सकता है, क्योंकि हमने नियम क्या पढ़ा है? हाई से लो में आ सकता है, लो से हाई में नहीं जा सकता है। मतलब फ्रिज में की वस्तुएं क्या हो सकती है? और गर्म हो सकती है लेकिन ठंडी नहीं हो सकती है। तापमान अगर पहले से कम है तो, आया समझ में? वो तापमान हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा? बराबर, ठीक। तो असंभव है, तो आपको संभव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसी में आपको बाहर से मदद करना पड़ेगा। मतलब कार्य ऐसा होगा, यहाँ पर कार्य हो रहा था और यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा। मतलब फ्रिज में जो लो टेम्परेचर है उसको और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बाहर से मदद लेना पड़ेगा। ये क्या है आपके पास में? उष्मागतिकी का दूसरे नियम का क्लाउसियस का कथन। क्या बोला उसने? ऐसी कोई भी मशीन बनाना संभव नहीं है जो बिना किसी बाहरी मदद के निम्न तापमान से तापमान लेकर उसको हाई तापमान तक के पहुंचा सके। ऐसा असंभव है बोले। आ गया समझ में? तो एक हो गया केल्विन प्लैंक और दूसरा हो गया क्लाउसियस का कथन। ये होते हैं आपके पास में क्या? उष्मागतिकी के, ठीक। तो तीनों चीजें समझ में आ गई, तीनों नियम। आगे देखते हैं तंत्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? तंत्र किसे कहते हैं? ये भी उष्मागतिकी का ही पार्ट है, तंत्र। इसको बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम।
अब ये सिस्टम कितने प्रकार का होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज सिस्टम होता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपके पास, ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। ठीक है, एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम। क्या होता है सिस्टम, क्या होता है आपके पास में, क्या होता है सिस्टम, क्या होता है, तंत्र क्या कहलाता है, तंत्र किसको कहते हैं, बॉडी का एक पार्ट है। बताओ बताओ, बोलो बोलो। देखो तीन चीजें मिलेंगी आपको, तीनों चीजों को देखना ध्यान से। ठीक, ये आपके पास में है एक बंद रूम, ठीक है, या फिर मैं ऐसा समझाओ कि अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और मेरी बातों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो आप सभी काय में हो अभी पूरे एक सिस्टम के बोलते हैं ना, वहां का सिस्टम बहुत अच्छा था रे भाई, या बफर चल रहा था कहीं पर, खाने का सिस्टम अच्छा था रे भाई। क्यों बोला, क्योंकि उतना एरिया ही क्या कहलाता आपके पास, सिस्टम। ठीक है, अब खाने का सिस्टम था वहां पर, इसलिए उसको क्या बोला, बफर सिस्टम। ठीक है, और कहीं पर चीजें जैसे यहीं पर कोचिंग चल रही है अपने पास, तो कोचिंग में क्या बोलेंगे, एक बाउंड्री थी, बैठक व्यवस्था अच्छी थी। ठीक है, और सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल थी, तो क्या बोलेंगे, सर का सिस्टम सही है, वे सब मस्त है, यही बोलेंगे। तो ये चीजें होती है आपके पास में, मतलब एक बाउंड्री के अंदर एक एरिया जो कैप्चर होता है उसको क्या बोलते हैं आप, सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम। ठीक, और बाहर के वातावरण से इसको कोई मतलब नहीं होता है, तो एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा कि इतने एरिया में काम हो रहा है आपका, तो इसको क्या बोलोगे, सिस्टम बाउंड्री। क्या बोलोगे, सिस्टम बाउंड्री। दो चीजें समझ में आए। और एक होता है बाहर का वातावरण। क्या होता है, बाहर का वातावरण, जिसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, ठीक, तीनों चीजों के ऊपर ध्यान देना, उसके बाद में फिर बाकी चीजें समझेंगे। ठीक है, फिर ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से थर्मस काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थर्मस वाला मैंने समझा दिया था वैसे। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम बाउंड्री से घिरा हुआ एरिया क्या कहलाता है, सिस्टम। सिंपल शब्दों में बोलेंगे तो चारों दीवारों से घिरा हुआ अंदर का एरिया क्या कहलाता है आपके पास में, सिस्टम कहलाता है। लेकिन फिजिक्स के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन, कि सिस्टम बाउंड्री से घिरे हुए एरिया को क्या बोलते हैं, सिस्टम। ठीक, सिस्टम बाउंड्री किसे कहते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली बाउंड्री क्या बोलेंगे, सिस्टम बाउंड्री। सराउंडिंग क्या कहलाता है आपके पास में, सराउंडिंग क्या होता है, तो सिस्टम बाउंड्री के बाहर का संपूर्ण एरिया क्या कहलाता है आपके पास में, सराउंडिंग। तीनों चीजें समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, अगर सिस्टम के अंदर कोई भी आ जा सकता है, जैसे मान के चलते कि पूरा रूम बना हुआ है, एक गेट बना है, गेट से सभी लोग अंदर आ भी सकते हैं, बाहर जा भी सकते हैं, है ना। अभी इसकी ओरिजिनल परिभाषा नहीं बता रहा हूं, कोई समझाने के लिए, आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। और कोई आ भी नहीं सकता है और जा भी नहीं सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। अब देखते समझते फिजिक्स के टर्म में। ओपन सिस्टम मतलब ऐसा तंत्र जिसमें द्रव्यमान भी आ सकती है, उष्मा भी आ सकती है, और द्रव्यमान जा भी सकता है, उष्मा जा भी सकती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, ओपन सिस्टम। जैसे अगर मैंने एक लोहे का कुछ बना दिया, इसके अंदर गर्मा गर्म पानी रखा, है ना, गर्म पानी, ठीक, या चाय की बात कर सकते हैं, गर्म पानी रखा या चाय की बात कर सकते हैं। अगर ये लोहे का पात्र है तो क्या होगा, ये बाहर गर्म होगा, बाउंड्री से ठंडी हवा टकराएंगी, और टकराने के बाद में क्या होंगे, यहां से हीट लेके चला जाएगा, उष्मा लेकर चला जाएगा। समझ में आ रहा नहीं तो, कि क्या होगा, कि ये गर्म होगा धीरे धीरे, और सराउंडिंग से हवाएं ठंडी वाली टकराएंगी, और टकराने के बाद में यहां से उष्मा लेकर चली जाएंगी। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन।
क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम में द्रव्यमान और उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। तंत्र का वह भाग जिसमें क्या हो जाएगा आपके पास, द्रव्यमान भी अंदर आ सकता है, उष्मा भी अंदर आ सकती है, द्रव्यमान बाहर भी जा सकता है, उष्मा भी बाहर जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। आया क्या समझ में? ठीक। दूसरा भाग आता है आपके पास में क्लोज सिस्टम। अगर आपने थर्मस को बंद कर दिया, उसके अंदर चाय भर दी, तो गर्म की गर्म रहती है, जैसी वैसी बनी। मतलब ऐसा तंत्र जिसमें ना द्रव्यमान बाहर से आ सकता है ना जा सकता है, ठीक, ना उष्मा आ सकती है और ना जा सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो दोनों चीजें समझ में आ गई। बस दो चीजें आपको याद रखना होता है, क्या, एक मास की बात कर रहा हो, द्रव्यमान की बात कर रहा है, दूसरा किसकी बात कर रहा है, हीट की बात कर रहा है, उष्मा की बात कर रहा है। ये दो चीजें याद रख लेना, बाकी पूरी कहानी ऐसे याद रहती है। ओपन सिस्टम में क्या, द्रव्यमान और मास, बोले मास और हीट, दोनों चीजें ना अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है, इसको क्या बोलेंगे, ना आ सकती नहीं आ सकती, मतलब क्लोज सिस्टम। ठीक है, और दोनों चीजें आ भी सकती है और जा भी सकती है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ठीक। तो रुदोष प्रक्रम भी इसी पर काम करता है। रुदोष प्रक्रम में होता क्या है आपके पास, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसा तंत्र बन जाता है उसके अंदर ना हीट आती है और ना मास आता है, और ना हीट जाती है और ना ही मास जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, रुदोष प्रक्रम। ठीक, तो दोनों चीजें आपको समझ में आगे होंगे।